इंडिया के डिफेंस में जाने के लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अब यह सुनकर आपके मन में क्या आया? 55 इंच की बड़ी छाती, 6 फीट की लंबी हाइट और 80 किलो की वेट। आपने सही सोचा। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि बॉस, इनके अलावा आपके दांतों से लेकर आपकी आंखों तक को चेक किया जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मजाक नहीं, सीरियसली। अपने डिफेंस सिस्टम में जाने के लिए आपको टोटल 4 टेस्ट से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 एंथ्रोपोमेट्रिक, नंबर 2 मेडिसिन, नंबर 3 सर्जिकल और नंबर 4 डेंटल। इतने बड़े शब्द सुनकर घबराओ मत, सब कुछ सिंपल भाषा में समझाएगा आपका ये भाई। देखो, आपकी बॉडी हाइट, वेट और चेस्ट को मेजर करना मतलब आपकी बॉडी के प्रोपर्टीज को स्टडी करना। सिंपल, बस इसी स्टडी को एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं। और अगर आपको इस स्टेज को क्लियर करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट कुछ ये है, जिसे हमें इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जो ऑफिशियल मेडिकल पॉलिसी है वहाँ से निकलना है। दोस्तों, अपना फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा, मेडिसिन। नाम सुनकर यह मत समझना कि इसमें आपको दवाई दी जाती है, बल्कि इस स्टेज में आपके फुल बॉडी के जनरल मेडिकल कंडीशन को चेक किया जाता है, जैसे आपके फेस, स्किन, लंग, लिप्स, नेल्स और कई सारी चीज़। इसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब जो थर्ड वाला है उसका नाम सुनकर थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो। सर्जिकल टेस्ट में आप पर कोई सर्जरी नहीं होती। वो बस ये चेक करेंगे कि क्या आपने कोई पास्ट में सर्जरी वगैरह करवाई तो नहीं है, और अगर करवाई है तो क्या वो सर्जरी अलाउड है। और फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। डेंटल में आपके दांतों को चेक करते हैं कि आपके पूरे दांत हैं भी या नहीं, और फिर आपके दांतों के काउंट्स पर आपको पॉइंट भी दिए जाते हैं। मतलब आपके हर जाव में इनर्शियल यानी आगे के 6 दांतों में से कम 4 दांत तो होने ही चाहिए, यानी पिछले 10 दांतों में से कम 6। और इतना ही नहीं, मैक्सिमम सिर्फ 2 डेंटल इम्प्लांट्स अलाउड है। अब सवाल आता है कि जब इतने सारे और इतने प्राइवेट टेस्ट हो रहे हैं तो आखिर इनकी वजह क्या है? इस पर इंडियन आर्मी का कहना है कि इन रिक्वायरमेंट्स के पीछे कोई भेदभाव नहीं है। काफ़ी सोच समझकर और ऑन फील्ड एक्सपीरियंस को कंसाइडर करके ही ये स्टैंडर्ड टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकल कंडीशन ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है? वेल, हम सब जानते हैं इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जिसमें से एक है टैटूज। क्या लगता है आपको, क्या टैटूज अलाउड होंगे? हम जानते हैं आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब ना में ही दिया होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि ये अलाउड है? हाँ, वो बात अलग है कि अलाउंस के साथ इंडियन डिफेंस सिस्टम के खुद के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। जैसे कि ट्राइबर जो लोग होते हैं उन्हें अपने ट्रेडिशनल टैटूज अलाउड होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो बंगाल और झारखंड के संथाल ट्राइब्स अपने रिस्क पर ओड नंबर के टैटूज बनाते हैं, क्योंकि ओड नो लाइफ और इवन नंबर ऑफ डेथ को सिम्बलाइज करता है। और जो नॉन ट्राइब्स लोग होते हैं उन्हें बस आगे की बाँह और आगे की हथेली पर ही टैटूज अलाउड होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का रिलीजियस यानी धार्मिक, ऑफेन यानी आपराधिक, या फिर सेक्सेड जो सफलता को इंडिकेट करता हो वैसा टैटू नहीं रख सकते, जो उन्होंने अपने टैटूज पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है। आपको बता दें कि हर टैटूज के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें टैटूज के फोटो से लेकर उसके साइज, वो कहाँ है, इनडायरेक्टली उसके सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं। ये बात तो हो गई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की और कितने टाइप के टेस्ट होते हैं उसकी। मगर ये टेस्ट आखिर कंडक्ट कैसे किए जाते हैं? तो इस टेस्ट में कैंडिडेट को कम्प्लीटली नंगा होना पड़ता है, ताकि कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन अच्छे से हो और कुछ रह ना जाए। तो आपको क्या लगता है, फीमेल के लिए भी ये सेम रूल अप्लाई होते होंगे या कोई फ़र्क रहता होगा? जाहिर सी बात है, फ़र्क तो होगा ही। इंडियन डिफेंस के मेडिकल पॉलिसी के हिसाब से जनरल गाइडेंस तो दोनों लोगों के लिए सेम ही है, मगर फीमेल के लिए कुछ और स्पेसिफिकेशन है, जैसा कि उन्हें सिर्फ फीमेल मेडिकल ऑफिसर या लेडी जाइनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। और तो और जो मेरिट कैंडिडेट होते हैं उनका वर्जिनिटी एग्जामिनेशन भी होता है, ये श्योर करने के लिए कि उनके प्राइवेट ऑर्गन्स में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अब वहाँ उन्हें कोई रोब या गाउन दिया जाता है या नहीं देते, ये तो नहीं पता। इसके अलावा अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो जाहिर सी बात है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसे आप गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंट होना काफ़ी खुशी की बात है, मगर फील्ड पर उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फीमेल कैंडिडेट्स प्रेगनेंसी के बाद भी अप्लाई नहीं कर सकती। अब प्रेगनेंसी के लिए भी डिफेंस ने कुछ पॉलिसी बना रखी है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग प्रेगनेंसी टाइप्स, जो किसी वुमेन कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करती हैं। अगर किसी ने अबॉर्शन करवाया है या प्रेगनेंसी किसी रीजन से टर्मिनेट किया हुआ है, 24 वीक्स अगर नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है तो,
और 52 वीक्स अगर किसी ने सी सेक्शन प्रेगनेंसी रखी है। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि कुछ औरतों के फेस पर आदमियों की फेस की तरह बाल आते हैं। इसे हॉर्सिज्म कहते हैं। ये एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। इसके सिग्निफिकेंस केस के साथ अगर किसी को पीकोस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो कि एक सीरियस हार्मोन्स बीमारी है, इंडिया में कम से कम 3.2% से लेकर 22.5% औरतों में होता है, जो लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क रखती हैं और इसीलिए भी फीमेल कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एक चीज़ और जो हम सबको सुनने में आती है वो है आर्मी में ज्वाइन करने से पहले औरतों की वर्जिनिटी चेक की जाती है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा सिर्फ एक ही देश में होता है और वो देश है इंडोनेशिया, जिसका रीज़न नेशनल सिक्योरिटी को बताया जाता है। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात कैसे हुई ये तो उनका लॉजिक ही जाने, लेकिन जुलाई 2021 से वहाँ पर भी इस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा टेस्ट होता है या आपको करवाना पड़ेगा तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो क्या इतने सारे थाउट रिक्वायरमेंट्स इंटीमेट टेस्ट की वजह से हमें आर्मी में इतनी कम औरतें दिखाई देती हैं? क्या औरतें ज्वाइन नहीं करना चाहती? अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल प्रेस रिलीज डाटा को देखें तो एक साल यानी 2021 में इंडियन आर्मी में सिर्फ 0.56% औरतें ही थीं। वहीं इंडियन नेवी में 6.5% औरतें हैं। इससे यह बात तो क्लियर है कि औरतें ज्वाइन तो डेफिनेटली करना चाहती हैं। तो फिर आखिर ये नंबर इतना लो क्यों है, इतना कम क्यों है? वेल, इसके कुछ रीज़न हैं। जैसे जहां नेवी और एयरफोर्स दोनों में औरतों को कुछ कॉम्बैट कैपेसिटी में अलाउड किया जाता है, आर्मी एक एक्सेप्शन है। औरतों ने सोल्जर को ट्रीट करने से लेकर माइन फील्ड तक क्लियर किए हैं, लेकिन उन्हें अब तक कॉम्बैट के लिए अलाउड नहीं किया गया है। ऐसा करने के पीछे उन्होंने कुछ रीज़न दिए हैं, जैसे औरतें मदरहुड और चाइल्ड केयर की वजह से आर्मी को अपना 100% नहीं दे सकती। और इतना ही नहीं, अगर उन्हें कोई दुश्मन देश पाओ यानी प्राइजनर ऑफ वॉर रखता है तो हालात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और कमांड पोस्ट नहीं दिए जाने का रीज़न स्टेट किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ आर्मी मेल है और जनरली रूरल एरिया से आते हैं जहां औरतें कमांड में नहीं होती हैं, तो वो औरतों से कमांड नहीं ले पाएंगे, मतलब वो अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये काफ़ी पिछड़ी हुई सोच है और ऐसा जब औरतों को पुलिस फोर्स में अलाउ करना शुरू किया था तब भी देखने को मिला था, मगर अब वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हर किसी को एक मौके की ज़रूरत होती है। कोर्ट ने तो अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया है औरतें पुलिस फोर्स में ज़्यादा हैं, क्या वहाँ इम्प्रूवमेंट है? आर्मी में औरतें अभी 0.56%, एयरफोर्स में 1.08% और नेवी में 6.5%। वहीं पुलिस फोर्स में औरतें ज़्यादा हैं, मगर वो भी सिर्फ 10.30%। और उसमें भी कभी कभी हमें औरतों के लिए पुलिस फोर्स में काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाता है। अगर हम कोर्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या आप एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे? अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 16.5 साल से लेकर 19 साल के बीच की लड़कियों को NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम, जो कि UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, में प्रिपेयर करना अलाउ किया है। और उसी साल नवंबर 2021 में हुई NDA एग्ज़ाम में 1,78,000 एप्लीकेशंस औरतों के थे। जी हाँ, 1,78,000। तो अब जब हम जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल टेस्ट की बात कर रहे थे तो क्या डिफेंस के बाकी एरियाज में कुछ अलग होता है या सिर्फ इतना ही है? होता है बॉस, बिल्कुल होता है। अगस्त 2020 से इंडियन नेवी ने अपने विजन स्टैंडर्ड को रिवाइज किया है, जिसकी ट्रेनिंग जनवरी 2021 से शुरू भी हो चुकी है। और इंडियन एयरफोर्स में तो इतना सब कुछ चेक करने के अलावा वो आपके सिटिंग हाइट, थाई गैप, थाई लेंथ और लेग लेंथ भी चेक करते हैं। अब आप पूछोगे कि ये क्यों? अगर आप एयरफोर्स में प्लेन उड़ाओगे तो उस प्लेन में फिट भी तो होना पड़ेगा, बस उसी के लिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या अगर एक बार रिजेक्ट होने के बाद कुछ नहीं हो सकता? उसका जवाब और उपाय दोनों है हमारे पास। मान लो अगर किसी कंडीशन की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन आपकी वो कंडीशन 42 दिनों के अंदर ठीक हो सकती है, तो आपको एक टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा, जिसमें आप 42 दिनों के बाद एकदम फिट होकर वापस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो आपको फिर परमानेंटली रिजेक्शन मिलेगा।
अब हमें ये देखना है कि आर्म फोर्सेस में कितने टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं और आर्म फोर्सेस में औरतों का कितना इन्वॉल्वमेंट है। अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया ने मार्च 2021 में अपने आर्म फोर्सेस के लिए एक जेंडर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, जिसमें उनका लक्ष्य है औरतों को आर्मी में और अच्छे से इंटीग्रेट करना। जब एक अफ्रीकन देश जिसकी जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ल्ड शेयर का सिर्फ 0.506% है, वहीं इंडिया का 3.1%, तो क्या इंडिया जैसे बड़े देश को इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए? आपका क्या कहना है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।